त्रिपाठी जो हैं इनका पीडब्ल्यूडी में 20वां रैंक आया है और उसके पहले इंडियन रेलवे में सिलेक्शन हुआ। 2018 में इंजीनियरिंग हुआ है। 2018 में इंजीनियरिंग हुआ, 19 में पीडब्ल्यूडी का वैकेंसी आया था, जॉइंट था, एक और डिपार्टमेंट था, शायद नगर निगम था। यस सर, है ना। तो उसमें 107 पे कट ऑफ था, इनका 104 नंबर आया था, मतलब 3 नंबर से चूक गए थे। और उसके बाद से लेकर के लगातार मेहनत करते रहे। 2023 में मेरे हिसाब से क्लास ज्वाइन की थी, 22 में 23 में इलेक्शन के बाद, इलेक्शन में, हाँ विधानसभा चुनाव के बाद 23 में चालू किए हैं और 25 में इनके हाथ में रिजल्ट था। बार बार मेरे को ऐसा लगता था कि ऋषभ कर सकता है, इसलिए मैं उनको पुश करता था, लेकिन इनका जो कहानी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग इनका स्टोरी रहा है। पापा का हेल्थ भी इसी बीच में बहुत ख़राब हुआ, इलाज करवाते हुए कभी बॉम्बे लेके जाते थे, कभी बनारस लेके जाते थे। अंबिकापुर के रहने वाले हैं और बस यही है कि लगे रहे तो अल्टीमेटली सिलेक्शन इनका हुआ। तो ऋषभ से मैं आगे बोलूँगा कि आप लोगों को गाइड करें, आप लोगों का जो भी डाउट होगा हम इनको बधाई देते हैं, क्योंकि 20वां रैंक लाना, पीडब्ल्यूडी में पोजीशन पाना अपने आप में कठिन था। पीडब्ल्यूडी के लिए सब लोग लगे हुए थे और उनमें हमारा एक स्टूडेंट अगर सेलेक्ट हो रहा है तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, गर्व का बात है। और आगे भी ये तैयारी करेंगे, यही के लिए तैयारी करेंगे और आप लोगों को रास्ता दिखाएंगे कि कैसे करने से सिलेक्शन होता है। तो ऋषभ आप समझाइए लोगों को, है ना, बस यहीं पे रहना है, क्या कैमरा के फ्रेम में आएगा। सबको आवाज आ रही है क्या? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सबसे पहले मैं स्टार्ट यहाँ से करना चाहूँगा कि आप लोग जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, यू शुड बी प्राउड कि आप लोग के पास ये लिबर्टी है कि आप दुर्ग जैसे शहर में आके यहाँ क्लास कर पा रहे हो, सवेरे भी क्लास कर ले रहे हो और शाम को भी क्लास कर रहे हो। ये जो क्या बोलते हैं, ये जो प्रिविलेज है ये सबके पास नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे जो छत्तीसगढ़ स्टेट है, हमारा जो बस्तर संभाग है और सरगुजा संभाग है, वहाँ एजुकेशन का इस टाइप का फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगा जैसा आपको यहाँ पे मिल जाता है। रायपुर भी है, बिलासपुर भी है और दुर्ग भी है। और दुर्ग में मैम और सर के कारण आपको सिविल इंजीनियरिंग के इतने अच्छे क्लासेस आप कर पा रहे हो, नहीं तो ऐसा आपको छत्तीसगढ़ में आई डोंट थिंक सो कि आपको मिलेगा, है ना। आप जा सकते हो, लोग पूछते भी होंगे आपसे कि कोचिंग कहाँ जाना है, कौन सी क्लास जाना है, क्या करना है, तो आप उनको सजेशन दोगे, दिल से दोगे, तो भाई आप जो फील करोगे वही बोलोगे। मेरे से भी यही निकलता था कि और तो मेरे को समझ नहीं आता था दूसरा कोचिंग कहाँ जाओगे पढ़ने के लिए। यहाँ पे मैम से ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरे को नहीं लगता कि और कोई टीचर आपको उतना एक्सपीरियंस और नॉलेज और बाकी चीज़ें गाइडेंस दे पाएगा। और सर का एक्सपीरियंस भी आप लोगों को खुद ही मालूम है ना। जो नॉन टेक नहीं भी पढ़ने आता है सर उसको नॉन टेक में ठोक बैठ के CGPSC तक निकलवा सकते हैं, बस डेडिकेशन होना चाहिए आपके अंदर, है ना। तो आप वैसे भी रेस में आगे हो, अभी आपका PWD में A का पोस्ट है, SCS का सबको मालूम होगा, फॉर्म भी भर दिए होगी आप लोगों ने, है ना। तो आपको ये देखना है कि आप बाकी जो छत्तीसगढ़ में स्टूडेंट्स हैं उनसे आप पहले ही 10 कदम आगे चल रहे हो, क्योंकि आप ऑलरेडी क्लासेस कर रहे हो। मैं तो कई लोगों को देख रहा हूँ तो भाई 2-3 साल से क्लासेस कर रहे हैं, सो दे आर वो उनके पास एक एक्स्ट्रा एज है ना। बाकी स्टूडेंट से एक एक्स्ट्रा एज है। जो स्टूडेंट सेलेक्टेड है वो तो बिजी हो गए अपने लाइफ में, वो जाके अपना जॉब ज्वाइन किए, उनकी पोस्टिंग हो गई है, वो जा रहे हैं कुछ ना कुछ काम सीख रहे हैं, लेकिन उनको पढ़ने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि दिन भर अगर आप कहीं भी जाओगे, ट्रेनिंग में भी जाओगे, तो शाम के बाद आपके पास एनर्जी नहीं बचेगी कि आप पढ़ाई करो। तो हर एक स्टूडेंट्स के से ज़्यादा एडवांटेज आपके पास है, क्योंकि आप अभी भी टच में हो, कंटिन्यूस पढ़ रहे हो, टेस्ट सीरीज आप दोगे, अभी दे ही रहे होगे, और मैम का जो गाइडेंस है। अब कई लोग, आप लोग ये सोच के देखो कि कई लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई कोई क्वेश्चन पेपर हो तो दे दो, है ना। सर भी बताते होंगे कि सर के पास भी कॉल आता है कि सर कुछ क्वेश्चन पेपर दे दीजिए, है ना, गैस पेपर दे दीजिए, कुछ दे दीजिए। सबको यही डाउट आता है कि इतने सिलेक्शन इस कोचिंग से होता कैसे। लोग कभी इसके उस पर डेप्थ पे नहीं जाते, क्योंकि सर का कोर्स ऐसा नहीं है कि आप 2 महीने पास करोगे, नोटिफिकेशन आ गया है और आप तैयारी करोगे और रैंक ला दोगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उनको होते नहीं है ऐसा, है ना, ऐसा नहीं बोलता मैं कि नहीं होता, बट ऐसा हर एक स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं कि वो 2 महीने में आपको रिजल्ट लेके चले जाए। तो ये कोचिंग का जो डेली का जो वो है रूटीन कि सवेरे भी क्लास आना है आपको, शाम को भी क्लास आना है, अपने आप को आप बिजी रखो। आप अपना फ्री टाइम आप अपने लिए रख निकाल रहे हो ना, वो कोई यूज का नहीं है वो फ्री टाइम। अभी आपको फ्री टाइम की जरूरत ही नहीं है। हमारा जो एज है आफ्टर 30 ईयर्स हम 30 साल में काम करेंगे, उसके बाद तो रिटायरमेंट का एज आ जाता है। कोई उसके बाद काम नहीं करना चाहता। काम करना क्या चाहता, आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा तो क्या काम करोगे। तो अभी आप जितना स्ट्रगल कर सकते हो, जितना मेहनत कर सकते हो, उतना मेहनत करो। 5 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, वो आप डिसाइड करो कितने बजे उठना है। जो 4 बजे उठ रहा है और आप 6 बजे उठ रहे हो तो आपके पास 2 घंटा कम है उससे, उसके पास 2 घंटा डेली का ज्यादा है आपके पास। और इसको आप अगर 3 महीने तक कंटिन्यू कर दिए, 2-2 घंटा एक्स्ट्रा निकालना, तो सोचो कितना घंटा होता है। ये कोई ब्लंडर, मतलब कोई बहुत साइंटिफिक वो चीज नहीं है, कोई भी सिंपल अप्लाई करके देख लो। आज आप उठे होगे, कल 1 घंटा पहले उठना,
आपको लगे मेरे पास दिन भर का टाइम पड़ा हुआ है, क्या करूं मैं? उस टाइम पे जब खाली टाइम आता है ना, तब आदमी या तो गलत डिसीजन लेता है तो सही डिसीजन लेता है। तो आप पहले अपने पास टाइम निकालो, आप सही डिसीजन लो। गलत डिसीजन तो सब ले ही रहे है ना, आप सही डिसीजन लो। आप जिम जाते हो, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर इंटरेस्ट क्या है वो आप जानो। आप सिंगिंग करते हो, डांसिंग करते हो, कहीं भी घूमने जाते हो, ऐसे ही बैठते हो, खाली पार्क में टहलने चले जाते हो, वो आपका, वो उसको कोई बताएगा नहीं, है ना। सर भी मना नहीं करते हैं पहले शायद सर मना करते थे कि लड़के लोग जिम जाते हैं, ये करते वो करते, कोई मतलब नहीं है, यूज नहीं है उसका फालतू। बट हाँ, सर भी समझते हैं चीज को कि अगर कोई सही में अगर टाइम निकाल के अपना जिम कर लेता है सो इट्स ओके, करो, बट डेडिकेशन आप पढ़ाई में दिखाओ, है ना। 1 घंटे 2 घंटे भी से भी आप चालू करोगे, कोई एकदम वीकेस्ट स्टूडेंट यहाँ पे होगा ना, और अगर वो 2 घंटे से पढ़ाई करना चालू करेगा एक दिन में, लेकिन एफिशिएंसी के साथ, ये नहीं कि वो 2 घंटे कुछ भी पढ़ रहा है, मगअप कर रहा है, ऐसे नहीं। आप पहले क्वेश्चन पेपर उठाओ, क्वेश्चन पेपर 2 घंटे में सीरियसली सॉल्व करो। कितने मार्क्स है देखो, 100 में 50 आ रहा है, 55 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने एक सिंगल गो में उस पेपर को बनाया हुआ है ना। अब उसी पेपर को आप एक और बनाओ, है ना, सेम पेपर। अब तो भाई आप उसके आंसर भी देख चुके हो, तो आप 100 क्वेश्चन से आप कम से कम 70 तो लाओगे। जब आप पूरे क्वेश्चन को दूसरी बार सॉल्व कर रहे हो, वो भी आराम से घर में बैठ के, तो एटलीस्ट इंप्रूवमेंट उसमें तो पहले लाओ, है ना। नहीं तो ऐसे तो कोई इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा ही नहीं, आप हमेशा 60 में से 70 नंबर लाते ही रह जाओगे। सो पहले आप अपने आप को उसको करो कि टेस्ट दे के आ रहा हूँ, उसमें मेरा आउटकम क्या निकला। मैम यहाँ टेस्ट ली, आप घर गए, टेस्ट के बाद आप ज्यादा पढ़ाई करो, मेरा कहना ये है। टेस्ट के पहले तक तो आप चलो बिना पढ़ी आ जाओ, तो मैं नहीं बोलूंगा, बट है ना, आप बिना पढ़े चले जाओ, ठीक है। टेस्ट में जाके टेस्ट दो, आप क्लासेस किए हो, 1 साल तक आप क्लास अटेंड किए हो, ऐसे कैसे हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, या तो उसका एकदम नॉलेज नहीं, जीरो नॉलेज है आपको। अगर मैडम ने उसका जिक्र किया है, या तो आपके आंखों के सामने से भी वो क्वेश्चन एक बार भी अगर गया होगा, तो आपको जरूर वो एक बार आंसर हिट करेगा कि हाँ ये आंसर एक्चुअली इसका यही होना चाहिए, परफेक्ट, कोई डाउट नहीं आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। अब लेकिन अगर आप सीधा जाके एग्जाम में उस क्वेश्चन को फेस करोगे ना, वो आंसर आपके माइंड में आएगा नहीं, चाहे कितना भी पढ़े रहोगे, है ना। अगर वो क्वेश्चन आप कहीं से भी पास नहीं हुआ आपकी नजरों से, आंसर आपको वहां नहीं आ जाने वाला 4 ऑप्शन में। इसलिए आपको क्या करना है, टेस्ट देना है, जो भी टेस्ट दो, ऑनलाइन टेस्ट दो, यहाँ ऑफलाइन टेस्ट दो, टेस्ट देने के बाद आप जाके डबल मेहनत करो। पढ़ने में जो जितना मेहनत की थे वो मेरे को नहीं पता, टेस्ट देके आ गए हो आप, तो आप उस टेस्ट को खोदो पूरा, 100 के 100 क्वेश्चन को आप खोदो, उसके 4 ऑप्शन को आप निचोड़ डालो कि इसमें पूछा क्या था, इस क्वेश्चन को मैं क्यों नहीं बना पाया, गलत क्यों किया, इस क्वेश्चन क्या सोच रहा था मैं, कॉन्सेप्ट आपके गलत हो रहे होंगे, तो आप इस कॉन्सेप्ट को दोबारा बनाओ। ये ह्यूमैनिटी की इसी चीज को बोलते हैं। कोई नए काम में आप जाओगे तो जाके इसको सीखोगे, तो क्वेश्चन आप कुछ गलत करोगे ना, तो देखो कि मैंने इस क्वेश्चन को क्या समझा था, इसमें गलत क्या पॉइंट मैंने समझ लिया, ये पूछ क्या रहा था और मैं क्या समझ रहा था, उस चीज को आप पहले पकड़ने की कोशिश करो बस। बाकी जो क्वेश्चन सही करोगे आप, उसको तो कहीं भी छेड़खानी नहीं करना है ना। जो सही क्वेश्चन कर रहे हो उसको चुपचाप वैसे लेके चलो, उसमें फिर डाउट नहीं आना चाहिए दोबारा सेकंड टाइम। अच्छा, आप पढ़ाई कितने भी दिन का कर लो, मेन जो लड़ाई है ना, ये आखिरी का 2 ही 3 महीना है जी। इसी में जितना अच्छा कर लिए उतना अच्छा कर लिए, इसमें जितना अपने आप को ट्रैक से बाहर कर लिए तो कहानी खत्म। तो अभी मन में पैनिक मत आने देना, सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी सबसे ज्यादा डिसिप्लिन रहने की जरूरत है। इसको मैं खींच के लाता था, चल क्लास आया है कि नहीं आया है, फोन लगाता था, आया है कि नहीं आया, पूछो उसको। और एक ही व्यक्ति को फोन लगाया था PWD के 1 दिन पहले, वो है ऋषभ, पूछो क्या बोला था इसको। एक्चुअली PhD का एग्जाम हुआ था अप्रैल में। सो ऐसा था कि वो पेपर पहला था इस पैटर्न का जो हमने पेपर बदल दिया था। हाल ही फिलहाल हमने जो पेपर देखा था वो PhD का पहला ऐसा पैटर्न था कि जिसमें मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन भी दे दिया है और ऊपर से लेंथ भी ज्यादा था क्वेश्चन का। और ऐसा भी नहीं था कि वो सिंगल एक सिंपल गोइंग है, आप पढ़ ले रहे हो उसको एक सांस में क्वेश्चन को, आपको उसमें बार बार ब्रेक हो रहा था। एक क्वेश्चन को जैसे रीड कर रहे हैं आदमी अटक रहा था, उसका टर्म्स भी थोड़ा टेक्निकल टर्म ज्यादा उसमें यूज कर दिया था, तो इस कारण वो पेपर लेंदी भी हो गया था। भले आपको उसका आंसर पता है बट आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए तो फिर फायदा क्या है। 100 क्वेश्चंस में 75 कट ऑफ जा रहा है, 79-80 आप 80 अटेम्प्ट करोगे तो कोई फायदा नहीं है, 20 क्वेश्चन तो आपने छोड़ ही दिए हैं। भले 100% एफिशिएंसी भी होगा आपका तो भी कोई फायदा नहीं निकलेगा, क्योंकि 75 मार्क्स के ऊपर ही जा रहा है कट ऑफ, 75 के नीचे कट ऑफ नहीं जा रहा है। और ये भी है कि एक एवरेज और एक जो बिलो एवरेज स्टूडेंट है वो भी 60-65 स्कोर कर लेगा कभी भी कर लेगा। वो व्यापम के एग्जाम में 60-65 मार्क्स कोई मायने नहीं रखता है, वो कोई भी आदमी जाएगा मुंह उठा के जाएगा ना, वो ले आए। अगर मुंह उठा के जाएगा मींस 1 साल 1.5 साल वो तैयारी कर रहा है, हीज इन द कंपटीशन, वो कंपटीशन से बाहर नहीं हुआ तो उसका 60-65 मार्क्स तो आ जाता है। जो 10 मार्क्स आपको खींचने हैं वो आप कैसे खींचोगे, तो वो ही स्पेशल टैलेंट है कि आप डिसिप्लिन कितने हो, आप अपने माइंड को फोकस कितना रखे हो अपने प्रिपरेशन के टाइम। जैसे पूरे वीक भर है, 7 दिन कोई नहीं पढ़ता, 7 के 7 दिन कोई नहीं पढ़ता, मे भी पढ़ते भी होंगे, अच्छी बात है ना। बट अगर आप 5-6 दिन भी पढ़ रहे हो वीक में, उसको एफिशिएंटली यूज करो,
ब्लंडर एकदम ब्लाइंड माइंड से नहीं पढ़ना है। बैठे हो पढ़ने तो फिर उधर फोकस करो, और जब नहीं पढ़ रहे हो ना तो फिर जो करने गए वो करो। जिम करने गए, घूमने गए तो घूमो उधर, फिर ये मत सोचो कि मेरा एग्जाम आ रहा है मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। जब गो एंड एंजॉय। आपका ब्रेन भी, आप अपने ब्रेन को प्रोग्राम कर सकते हो, जब पता होना चाहिए, ट्रेनिंग होता है, आप अपने आप को ट्रेन कैसे कर रहे हो। आपका कॉन्फिडेंस कभी कहीं नहीं जाएगा अगर आप अपने ब्रेन को अपने उसके हिसाब से ट्रेन करके रखे हो। वो मसल मेमोरी के साथ जो बात करते हैं, है ना, वो हॉल जैसे एग्जाम हॉल में आप बैठे हो ना, सर लोग का जो गूंजता है ना आवाज, यहाँ जो हम लोग ध्यान से सुनते रहते हैं, अभिषेक सर भी बोलते रहते हैं, गौरव सर का करंट अफेयर क्लास चलते रहता है, वो सारे आंसर उधर जाके याद आते हैं। क्लास में जब बैठे हुए एग्जाम देने, करंट अफेयर का तो आपको गौरव सर का सीधा बता रहा हूँ, डायरेक्ट याद आएगा कि सर बताया कि मैं ध्यान नहीं दिया, वही आपको काटेगा 1 मार्क्स करंट अफेयर का। क्योंकि बाकी लोगों ने करंट अफेयर्स का वो चीज नहीं पढ़ा होगा जो गौरव सर ने आपको यहाँ क्लास में पढ़ाया। ऑफलाइन बैचेस का फायदा यही होता है। मैं तो अंबिकापुर से अलग से मैं आया था दूर सिर्फ कोचिंग ज्वाइन करने कि नहीं पढ़ना ही है, पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़ना है, इस बार 1-1.5 साल 2 साल एई का ही कोर्स करना है सीधा, कोई नहीं जेई का पोस्ट आ रहा है नहीं आ रहा है कुछ मतलब ही नहीं था, है ना, सीधा फुल कोर्स करना है। सर को बता ही दिया था कि सर एक पूरा एई का पूरा फुल कोर्स करना है मेरे को। पढ़ाई तो प्रिपरेशन अपने जगह, आपने जो पढ़ा है कॉलेज टाइम पे और उसके बाद जो पढ़ा है वो आपके हाथ में, वो आपने कंसेप्ट बिल्ड किया, बैकअप आपने डेवलप किया। बट यहाँ जो मैम आपको फ्रेश नॉलेज देती है उसको आप फ्रेशली पूरा रिसीव करिए कि हाँ जो मैम बोल रही है सिर्फ वही है। गुरुवाणी इसी को बोलते हैं, उन्होंने जो बोला उसको सत्य मानो, आंख बंद करके चुपचाप चलते चलो। अब आप इस पे भी डाउट लाओगे तो फिर आपको यहाँ बैठना नहीं चाहिए। आप यहाँ आए हो मतलब एक मकसद लेके आए हो, आप कॉन्फिडेंस से आए हो कि सर के अंडर में सरेंडर हो रहा हूँ, मैम के अंडर में सरेंडर हो रहा हूँ, ये लोग मेरे को गाइड करेंगे, है ना। सो अगर आप यहाँ पे अगर डाउट लाओगे कि भाई मेरा सिलेबस कवर हो रहा है कि नहीं, है ना, मेरे सारे पॉइंट्स कवर हुए कि नहीं, वो ये डाउट तो कभी लाना ही नहीं। आप प्राइम क्रीम जगह बैठे हुए हो, यही से बच्चे निकलते हैं सीधा। एग्जाम्पल सर तो कब से देते आ रहे हैं, और सर जो बोलते हैं उसको अदर वे में लेना ही नहीं कभी। आपको खड़े होकर सीधा डांट रहे हैं ना तो भी उसको अदर वे मत लेना, वो डांट क्यों रहे हैं आपको, कुछ तो उनका पर्सनल इंटरेस्ट कुछ है नहीं, है ना, वो आपको डांट रहे हैं सिर्फ आपके ग्रोथ के लिए डांट रहे हैं। उनको वो चीजें दिखती हैं जो आप इमेजिन नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। सर मेरे को बोलते थे कि कितने बजे उठता है तू, मैं बोला सर 6 बजे पहले उठ जाता हूँ, 5 बजे उठ जाता हूँ, तो बोले 4 बजे उठ। मतलब मैं सोचा कि 5 बजे बोलूंगा तो बोलेंगे कि ठीक है 5 बजे उठता है चल जाए। सर ने बोला कि 4 बजे उठ, तेरे को एक कदम और आगे जाना है। जैसे जनरल के जो जितने कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे, आपको तो सोचना नहीं चाहिए, आपको तो 4 बजे उठना ही है। आप 4 बजे उठो, रात से मतलब नहीं है, 10-11 बजे तक आप पढ़ो, अपना मोबाइल में जो भी चलाते हो सो जाओ, मॉर्निंग में फिर उठो एनर्जी के साथ। आप मैम को कभी देखे हो कि डल एनर्जी के साथ यहाँ पढ़ाती है मैम 7:30 बजे, विद पहले स्टेटमेंट से मैम का एनर्जी फुल चार्ज रहता है, गुड मॉर्निंग बोलते हैं साथ में मैम का एनर्जी दी जाता है होगा आप लोग को कि मैम डेली 365 डेज जितने भी दिन अपने कोचिंग नहीं लग रहा है उसके अलावा बाकी जितने दिन मैम कोचिंग आती है सेम एनर्जी के साथ आती है, वही डिलीवर करती है मैम। उसी कॉन्सेप्ट को बाय बैच मैम इतने बैच बाय बैच सेम कॉन्सेप्ट को इतने बार डिलीवर कर रही है, फिर भी मैम उसमें कभी भी क्वालिटी में कमी नहीं आया मैम पे, अभी भी उसी इफेक्टिवनेस के साथ मैम स्टेटमेंट बोलती है वहां तक पहुंचता है। आप कहीं नहीं बैठो क्लास में, यहाँ बैठो वहां बैठो इधर बैठो, मैम को देखो, आप वन ऑन वन कॉन्टेक्ट रखो, आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप कहाँ बैठे हो, फर्स्ट बेंच में बैठे हो कि लास्ट बेंच में बैठे हो। और जो देखो ही मत, हाँ नहीं मत दो, क्लास में बैठे हो तो सिर्फ यहीं बैठो, सर को देखो मैम को देखो सामने देखो, आपको चीजें क्लास की वही याद हो गई। अगर सर ने जितना चीज पढ़ा दिया क्लास में और उसमें से आया तो वो तो 100% की आपसे बनना चाहिए। अब उसके बाद आप घर जाते हो, नोट्स पढ़ते हो, इधर उधर एक्स्ट्रा मटेरियल्स पढ़ते हो, वो बाद में आता है। पहला मैटर आता है कि क्लास की बातें जितनी बोली गई वो आपको याद होना चाहिए, नहीं तो आपको कोचिंग करने का फायदा क्या है। वो तो ऑफलाइन बैच जो ले रहे हैं, ऑनलाइन बैच जो ले रहे हैं, उनको भी मिल जाएगा मटेरियल तो। बट यहाँ जो सर यहाँ के डिलीवर कर रहे हैं, एक बात कई बार कुछ केस स्टडी बताते हैं सर जिसका कोई लेना देना भी नहीं रहता, बट वो लेना देना कहाँ से कनेक्शन मिलेगा वो आपको एग्जाम में समझ में आएगा। यहाँ ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन समझ नहीं आते हैं। और बाकी टेस्ट सीरीज आप लोग देते रहिए, वो उसी से बेनिफिट मिलता है। टेस्ट सीरीज के बाद आप लोग डबल मेहनत कीजिए। मैं जब से कोचिंग चला रहा हूँ और जब से इस फील्ड को, कंपटीशन के फील्ड को हम देख रहे हैं, लोग हमेशा मेरे को ये बात बोलते हैं कि सामान्य कैटेगरी से सिलेक्शन नहीं होता, जनरल वालों का सिलेक्शन नहीं होता। तो मेरा उत्तर हमेशा उनको ये रहता है कि जनरल वाला बच्चा अगर मेहनत करेगा तो ओबीसी वाला बच्चा भी उतना ही सारा मेहनत करता है। मैं से हमेशा एक बात बोलता था कि तेरे को इस लाइन को गलत प्रूफ करना है कि जनरल वाले का सिलेक्शन नहीं होता। और देखो जनरल कैटेगरी से इसने सिलेक्शन लेकर के सारी बातों को क्या कर दिया, गलत साबित कर दिया। तो रिजर्वेशन या आरक्षण वैसा कोई चीज नहीं है कि वो कोई सीट आपका पूरी तरीके से खा ही ले।
कहीं टफ जरूर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। अगर आप लगे रहोगे, इसका एक साथ 2 सिलेक्शन हुआ, इंडियन रेलवे में सिलेक्शन हुआ, उसके बाद पीडब्ल्यूडी में सिलेक्शन हुआ, जबकि इसके साथ उस समय कंडीशन बिल्कुल खराब था, घर का कंडीशन खराब था, आना जाना करना पड़ रहा था, ठीक। और जब ये आया था उस समय ये कोई बहुत पीछे नहीं था, मतलब जो लेटेस्ट एग्जाम था वो 3 ही 4 नंबर से लैग कर रहा था, फिर भी इनको ऋषभ को मेहनत करना पड़ा। तो ये उसके अंदर का मेहनत है जो आपको बता रहा है कि अगर आप करने का मंशा रखते हैं और फाइट करते हैं तो सिलेक्शन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, ठीक। किसी का कोई सवाल है जो पूछना चाहेंगे? यहाँ भी मेरे अनुभव से कोई सवाल अभी पूछेंगे नहीं मेरे हिसाब से, ठीक। अच्छा, एक चीज इनको बता दो, क्या होता है जैसे अपन क्लासरूम कर रहे हैं, क्लासरूम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो क्लासरूम में चीजें हम लोग याद कराते रहते हैं, ठीक। तो कई लोगों का कहना है कि क्लास करें तो फिर समय उनका खराब होता है ना, टाइम खराब होता है। क्या ऐसा है कि क्लास करने से टाइम खराब होता है? ऐसा नहीं, मैंने आपको बोला ना, जो यहाँ सर लोग बोल रहे हैं वो गूंजता है माइंड में। मैं तो और चाहता हूँ कि यहाँ ये लोग खड़े होकर सिर्फ बोलते जाए, कुछ बताते जाए, ठीक है, ताकि वो मेरे माइंड में डायरेक्ट इम्प्रिंट होते जाए। आप क्या है कि नोट्स बना रहे हो, उसको जाके आप खोल के देखोगे नहीं देखोगे, किसको पता है कि आप कितने पेजेस पलट रहे हो। 2 पेज छोड़ दिए आपने, बोले कि इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन अपने से भी सेलेक्ट करते हैं टॉपिक से, इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ जो सर बोल रहे हैं उसको 100% इंपॉर्टेंट मानना है, सुनते जाना है, वो सीधा सीधा माइंड में छपते जाता है और ऐसा छपता है कि वो हमेशा याद रहेगा आपको, आप उसको भूलोगे नहीं। जैसे कई सारी बातें, मैं एग्जाम्पल क्या ही बताऊँ, इतनी सारी बातें सर बताते रहते हैं ना कि वो कनेक्ट हो जाता है कहीं ना कहीं से। और मैम का भी यही है, मैम जितना जो रिसाइटेशन करवाती है ना, हम लोग रिपीट करते हैं बच्चों की तरह, दैट इज द मेन प्रोसेस, वो मेन प्रोसेस होता है। क्योंकि आप बचपन में हम लोग पढ़ते थे तो आंसर याद करते थे, 3-3, 4-4 पेज के बायोलॉजी के, प्रोसेस याद करते थे, केमिस्ट्री के भी याद करते थे इतना सारा, तो उसको बोल बोल के याद करते थे या तो लिख के याद करते थे। अब लिख के याद करोगे तो टाइम लगेगा। मैम जब यहाँ सीधा आपको याद करा दे रही है, चार्ट का चार्ट, टेबल का टेबल, आपका काम ही खत्म कर दे रही है मैम। आपको सिर्फ घर जाके एक बार देखना है या तो क्वेश्चन बनाना है, सिर्फ एक ही काम तो बचता है, वो भी बनवा रहे हैं, वो भी बनवा देते हैं, क्वेश्चन भी बनवा रहे हैं, वो भी बनवा देते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन। अच्छा, एक और बात है, हाँ, वो हर एग्जाम अलग तासीर का होता है जी, ठीक। मैं फला एग्जाम में 55 नंबर पाया, गेट में नंबर पाया, 50 नंबर पाया, तो मेरे को यहाँ के लिए तैयारी करने की जरूरत नहीं है, अपने आप टेक्निकल हो जाएगा। क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा ये तो बिल्कुल भी गलत बात है, क्योंकि व्यापम का एग्जाम तो अब तो टफ, अब तो लेवल इसका अलग हो गया है। व्यापम का एग्जाम आप अगर 1-2 साल पहले देखते तो वो तो सिर्फ सिंगल वन लाइनर ऑन गोइंग, आप सीधा उसको आंसर मार देते, पढ़ते तो आपको याद है इसका ये आंसर है करके। अब लेकिन वो लेवल रह नहीं गया है, तो जब उस टाइम भी जब गेट के प्रिपरेशन करने वाले, आईएएस के प्रिपरेशन वाले आके हमसे उस टाइम भी फाइट नहीं कर पाते थे, 50 नंबर नहीं पाते, 50-60 नंबर उनको लगता था कि मेरा कैसे इतना कम आएगा। माइनस मार्किंग भी तो रहता है, 0.25 माइनस मार्किंग तो माइनस रहता था उनका, क्योंकि उनको तो कॉन्फिडेंस भी है कि गेट का प्रिपरेशन किए, आईएएस का प्रिपरेशन किए, तो अटेम्प्ट भी करते थे अंदाजुन, तो उनका और माइनस रहता था, तो कम मार्क्स आते थे उनके। तो यही उनको समझ नहीं आता था कि ये कैसे होता है कि व्यापम में मार्क्स क्यों नहीं आते हमारे, उधर तो आते थे, क्योंकि लेवल एग्जाम का अलग रहता है। वो ट्रिक व्यापम में तो ट्रिक है, सिंपल क्वेश्चन दो, एक लाइन में तुरंत आप आंसर मार के निकल जाओगे, माइनस हो जाएगा। क्योंकि और हर एग्जाम का तरीका अलग होता है ना पूछने का, वहाँ आपको नॉन टेक कुछ पढ़ना नहीं, यहाँ दोनों को बैलेंस करना है जी। वहाँ गेट में तो आपके पास नॉन टेक रहता नहीं है, और यहाँ स्टेट में तो हर सिर्फ पीडब्ल्यूडी में टेक्निकल आया था, हर बाकी तो सारे एग्जाम्स में नॉन टेक और टेक्निकल दोनों रहता है, तो वो प्रॉब्लम जाता है गेट और ईएससी वालों को। तो आप उनसे भी आगे हो 10 कदम। जैसे मैं बोल रहा था ना, यहाँ कोचिंग आके यहाँ बैठ के क्लासेस कर रहे हो, 1 साल 1.5 साल 2 साल से कर लिए हो, तो आप वैसे भी आगे हो लोगों से, बट उनसे भी आगे हो जो गेट का तैयारी करके आ रहे हैं। उनसे आप अपने आप को इन्फीरियर फील मत करना, बल्कि आप उनसे ऊपर हो। वो आएंगे तो पहले उनको समझना पड़ेगा व्यापम का पैटर्न, तो वो पहले व्यापम का क्वेश्चन उठाएंगे 4-5 साल पहले का, तो वो तो इजी गोइंग दिखेगा, वन लाइनर। उसके बाद फिर अभी नया जो पेपर आया है उसका देखेंगे तो उनको तो और कुछ समझ नहीं आएगा। जब हम जो एग्जाम दे रहे थे, रनिंग में था, हमको जब समझ नहीं आया तो वो कहाँ से अभी समझ पाएंगे, वो तो पढ़े भी नहीं उसका। ना इन्फीरियर फील करना है ना सुपीरियर फील करना है, जमीन पे रहना है हमेशा। अपनी हकीकत को जब आप टेस्ट दोगे ना तो आपके सामने आ जाता है कि मेरे को कितना आता है और कितना नहीं आता है। पहले से परसेप्शन लेके नेगेटिव भी नहीं होना है और पॉजिटिव भी नहीं होना है कि नहीं नहीं हो जाएगा, दोनों परिस्थिति खराब है। ठीक, तो बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ आपका। ठीक, किसी को ऋषभ से पूछना होगा कुछ तो मैं नंबर दे दूंगा अभी, क्योंकि क्लास चलेगी। ठीक, और तुमको भी ऑल द बेस्ट, क्योंकि तुम भी तैयारी करोगे और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा असिस्टेंट इंजीनियर में भी क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। ठीक चल